जुड़ करके टूट करके सूडान में नहीं जुड़ जाओगे, या बांग्लादेश जो है वो टूट करके कहीं और नहीं जुड़ जाएगा, या हिंदुस्तान जब टूटा तो हम जाकर के ऑस्ट्रेलिया के नीचे नहीं लग गए, हम सब वही हैं। टूटने का मतलब होता है हम अपनी आइडेंटिटियों को या अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। ठीक, सोच को पहुंचाने के लिए मुझे कुछ ड्राइवर्स चाहिए, और उसमें से एक ड्राइवर ये है कि यार ये मुसलमान जो है ना, ये सब पे कब्जा करना चाहते हैं, ये हिंदुओं की लोनियां उठाना चाहते हैं, हिंदुओं की औरतें उठाना चाहते हैं, और मतलब ये सारा अब इस सब से एक माहौल बनता है, और उस माहौल के अंदर फिर आप नफरत की बीज बोएं। उसके बाद जनाब यलगार के लिए लोग तैयार हैं, वो बिखरे बैठे हैं, उनको है कि जी पता नहीं हमारे घरों पे क्या हो जाएगा। और अगर गॉड ने बनाया है यहूदियों को, तो क्या गॉड उसी यहूदी से नफरत करना शुरू कर देगा? क्योंकि पूरी कहानी यह थी कि मोसेस ने अपने लोगों को, जो उस समय के इजिप्शियन किंग होते थे फिरौन, उनसे बचाने के लिए मोसेस को गॉड ने भेजा कि हम तुम्हारे लोगों के गॉड है, इसीलिए उसको गॉड ऑफ इजराइल कहा जाता था। मेजर रजा जो है वो क्या कहते हैं, पोठवार का भी रहने वाला है। मेजर रजा जो है वो पाकिस्तान का भी रहने वाला है। मेजर रजा जो है वो हिंदुस्तान का भी रहने वाला है। मेजर रजा जो है वो मुसलमान भी है। मेजर रजा जो है वो ब्राउन भी है। मेजर रजा जो है वो इंडियन भी है। मेजर रजा जो है वो पाकिस्तानी भी है। तो मेजर रजा की बहुत सारी शनाख्तें हैं कि जिनके ऊपर वो जिनसे वो रिलेट कर सकता है। मेजर रजा की है, मेजर रजा यहूदी और क्रिश्चियन और हिंदू हैं। हाँ वो भी बताता हूँ। तो मेजर रजा जो है वो यहूदी मजहब को मानता है। मेजर रजा जो है वो क्रिश्चियन मजहब को मानता है। मेजर रजा मुसलमान भी है, और मेजर रजा हजरत मूसा, हजरत ईसा, इन तमाम को मानते हैं। इन तमाम इनकी जो इबादत की जगह उन सबको मानते भूल गए आप। हैं। और इसके अलावा मेजर रजा जो है वो हिंदू मजहब का मुकम्मल एहतराम करता है। बिल्कुल कुरान की जो आयत है सूरत अल काफिरून, उसके मुताबिक कि देखिए जी, आप अपने रब की इबादत करते हैं, मैं अपने रब की इबादत करते हैं। आप मेरे रब को नहीं पूछ सकते, मैं आपके रब को नहीं पूछ सकता, और आपके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन। पाकिस्तान कोई चीज टूट कर कहीं और नहीं जाएगी। टूटने का मतलब है लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहना बंद कर देंगे, जैसे आपने भारतीय कहना बंद कर दिया। आज आप कह दिए रिवाज जी कि मैं भारत की बेटी हूं, तो आपको लोग पत्थर मारने लगेंगे। आपने पूछ दिया था आप हिंदू से शादी करोगे, तो लोगों ने आपको पत्थर मारना शुरू कर दिया कि तुम ना ये हिंदू बना रही है, ये हिंदू बना रही है। हिंदू, हर आदमी पाकिस्तान का हिंदू है, वो पंजाबी भी है भाई। Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है एक बार फिर से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मैं तो अब नमस्ते कहूंगा ताकि जो है ना डॉक्टर साहब को इतराज। सलाम, अदाब, सत श्री अकाल हमारी तरफ से। बिल्कुल सारी ग्रीटिंग्स मानवता की ग्रीटिंग्स है, दे आर ऑल ब्यूटीफुल। जी बिल्कुल। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के हवाले से। तो आगाज हम डॉक्टर साहब से ही करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे राजनाथ सिंह की अपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट के हवाले से? जी, उनका स्टेटमेंट कुछ यूं है, वो इंडियन नेवी के किसी गोवा में ही है, बाय द वे वो स्टेटमेंट गोवा में ही आई है। तो इंडियन नेवी के, बिकॉज की गोवा जो है वो इट्स अ वेरी फेमस नेवल सिटी एंड ऑल, तो उस पे उन्होंने ये कहा कि अगर 1971 में हमारी जो नेवल फोर्सेस थी वो जब हरकत में आई तो पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, और अगर इस बार भी हरकत में आती तो पाकिस्तान 4 टुकड़े हो जाता। ये उन्होंने कहा कि अगर नेवी को हमें डिप्लॉय करना पड़ता। मेरे ख्याल से एज अ पाकिस्तानी जो वर्ड आपके लिए बड़ा दुख का बायस है वो है वर्ड टुकड़े होना। देखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है बातों को समझने के लिए, वरना as a dispute resolution person, because I'm a lawyer, my essential quality or skill is about resolving the dispute, and one of the most essential element to resolve a dispute is to understand the nature of the dispute. जब तक आप अपना nature of dispute नहीं समझेंगे, you would never be able to resolve it or to come to a common ground for its permanent solution. Nevertheless, having said that, अब आप देखिए वो कह रहे हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे या पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान भी टूटा, उसके भी टुकड़े हुए तभी आप बने।
टुकड़े होने का क्या मतलब है, इसको समझिए। आप बांग्लादेश चले जाएं, आप बांग्लादेश से अलग हो गए, बांग्लादेश वहीं था पहले भी, बांग्लादेश वहां था, आप भी आज भी वही है, पाकिस्तान भी वही है। ज्योग्राफिकल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेजर साहब हमसे अच्छा समझते हैं, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा। पर पाकिस्तान टूट गया, क्या टूटा बेसिकली? भारत 1947 में टूट गया, क्या टूटा बेसिकली? मेजर साहब ने नमस्ते कहा, भारत जुड़ गया, बात खत्म। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझना पड़ेगा। टूटती जमीनें नहीं है, आप जुड़ करके टूट करके सूडान में नहीं जुड़ जाओगे, या बांग्लादेश जो है वो टूट करके कहीं और नहीं जुड़ जाएगा, या हिंदुस्तान जब टूटा तो हम जाकर के ऑस्ट्रेलिया के नीचे नहीं लग गए, हम सब वही हैं। टूटने का मतलब होता है हम अपनी आइडेंटिटियों को या अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज को खत्म कर देते हैं, ठीक। उसका रीजन यह है कि पाकिस्तान कुछ फंडामेंटल फ्लॉज जो है डॉक्ट्रिनल उससे गुजर रहा है। अब मैं जियो स्ट्रेटेजी की, उसको अमेरिका भी चाहिए, अमेरिका उसको इसलिए अफलोट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया के ग्रोथ में हमेशा एक चेक एंड बैलेंस रहेगा, ये सब मैं आपकी श्रद्धा पे छोड़ देता हूँ। वो एक जियो स्ट्रेटेजी गेम चलेगा, वो चलता रहेगा, वो उसको जाने दे कि चाइना आपको कैसे यूज कर रहा है, आप चाइना को कैसे यूज करो, लेट्स नॉट गो देयर। बट मैं आपको कुछ डॉक्ट्रिनल सेंस बताता हूँ, जो आप समझ जाएंगे तो शायद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जो मेरी गालियां सुनता हूँ उसमें भी डॉक्टर साहब का इंटरनेट लगता है चला गया। आ गया जी, आ गया जी सर, आ गया जी। आप सुन सकती हैं मुझे? कैन यू हियर मी? जी सर, जी सर, कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था ना कि जब आप कहते हैं ना कि मैं हिंदू, इसका क्या मतलब होता है, और मेरी जो पहचान है इसका क्या मतलब होता है। आप मुझसे टूट गए और आप किससे जुड़ गए, इसका क्या मतलब होता है, इस पे आप गौर कीजिएगा। देखिए, मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही शूद्र हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही वैश्य हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही यहूदी हूं, मैं ही मुसलमान हूं। ये कहने की लिबर्टी मेरे पास है। लेकिन अब आप ये समझिए कि आप कह रहे हो कि गॉड एक है, आपके हिसाब से जो आपकी डॉक्ट्रिनल वैल्यू अंडरस्टैंडिंग उसको समझिए कहां फ्लॉज आ रहा है। मैं अगर मेजर साहब से पूछूं कि मेजर साहब क्या आप यहूदी हैं, आर यू अ जू, आई एम प्रीटी श्योर मेजर साहब कहेंगे नहीं है। एम आई करेक्ट मेजर साहब? यू वुड नॉट एक्सेप्ट दैट यू आर अ जूइश पर्सन। मैं फिर मेजर साहब से पूछूंगा, मेजर साहब आर यू अ क्रिश्चियन, मेजर साहब कहेंगे यार व्हाट द हेल, क्रिश्चियन। फिर मैं मेजर साहब से पूछूंगा, मेजर साहब आर यू अ मुस्लिम, मेजर साहब कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम। फिर मेरा मेजर साहब से क्वेश्चन ये होगा कि मेजर साहब इन तीनों को बनाने वाला गॉड तो एक ही है, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम यहूदी नहीं है, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम क्रिश्चियन नहीं है, और फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम सिर्फ मुस्लिम हैं? क्या मुसलमान बनने के लिए यहूदी और क्रिश्चियनिटी का खत्म होना आवश्यक है? और अगर गॉड ने बनाया है यहूदियों को, तो क्या गॉड उसी यहूदी से नफरत करना शुरू कर देगा? क्योंकि पूरी कहानी यह थी कि मोसेस ने अपने लोगों को, जो उस समय के इजिप्शियन किंग होते थे फिरौन, उनसे बचाने के लिए मोसेस को गॉड ने भेजा कि हम तुम्हारे लोगों के गॉड है, इसीलिए उसको गॉड ऑफ इजराइल कहा जाता था। बिकॉज की गॉड ऑफ इजराइल ने फिरौन का साथ नहीं दिया, कहा मैं इनका गॉड नहीं हूं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि वो उनका गॉड क्यों नहीं है, ये मुझे नहीं समझ में आया। अगर आप कह रहे हो कि एडम ईव से सबने बनाया, तो फिरौन को भी उसी एडम ईव के ही बच्चे रहे होंगे फिरौन या इजिप्शियंस, तो फिर ये कैसे अलग हो गए? कब गॉड ने डिसाइड किया कि नहीं अब तो मैं सिर्फ इनका गॉड हूं, गॉड ऑफ जूज हूं? क्यों गॉड ऐसा डिसाइड किए? बॉटम लाइन में आपको उतनी डीप फिलॉसफी में मैं अभी नहीं ले जाना चाहता आपसे। आप इस्लाम को टू नेशन थ्योरी समझ के प्रैक्टिस कर रहे हो, गलती यहां हो रही है। जिस दिन आप इसको समझोगे, ये जो डर है जुड़ने का और टूटने का, वो खत्म हो जाएगा। जैसे हर टूटना बुरा नहीं होता बहन, हर टूटना बुरा नहीं होता। अखरोट खाओगी तो अखरोट को तोड़ोगी ना, तभी अखरोट खा पाओ। नारियल को तोड़ोगे पानी पीने के लिए, टूटना उसका आवश्यक है ना, तभी ना पी पाओगे। जो ये अखंड भारत और पाकिस्तान के बीच का रिलेशनशिप है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए भारत का टूटना आवश्यक है, इस कंसेप्ट को आपको खत्म करना पड़ेगा कि भारत टूटेगा तो पाकिस्तान बनेगा।
क्या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इनमिकल होगी, किसी के ना रहने की गारंटी होगी कि ये समाप्त तो होगा तो ही पाकिस्तान होगा? क्या पाकिस्तान एक इंडिया नहीं बन सकता? जैसे इंडिया में कई लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया का झंडा फैलाते हैं, कोई उनको मारने नहीं जाता। क्रिकेट मैच में इंडियन है, ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट कर रहे, कोई मारने नहीं जाएगा। यूके का सपोर्ट करेंगे, कोई मारने नहीं जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। मगर पाकिस्तान का झंडा लड़ जाए तो लोग उसकी खालू उछल देंगे। क्यों भाई ऐसा? तो बैठिए, बैठिए, टेबलों पे बैठिए, प्रश्नों को उठाइए। पाकिस्तान डरा हुआ तब तक आप रहेंगे जब तक आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी में नहीं रहेंगे। क्या अखंड भारत इनमिकल टू पाकिस्तान है? क्या नमस्ते कह दिया जब मेजर साहब ने तो भारत अखंड नहीं हो गया? क्या मुसलमान भारत में नहीं एग्जिस्ट कर सकता अगर यहूदी कर सकता है? और यहां का मुसलमान जो अरबी नहीं है, अगर अरबी और मुसलमान दोनों अरब में को एग्जिस्ट कर सकते हैं कि एक मुसलमान अरबी भी है और एक मुसलमान मुसलमान भी है, तो पाकिस्तान का मुसलमान हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? भारतीय मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? ये क्वेश्चंस आपको अपने से पूछने पड़ेंगे। तो जब पाकिस्तान के टूटने की बात की जाती है तो बात ये की जाता है आइडिया ऑफ पाकिस्तान, which I for one as an Indian understand it's an obnoxious idea. It's a destructive idea. But Pakistan can be constructed, translated, transformed into a constructive idea. ये है कि जहन आप कैसा बनाते हो, बाकी आपकी इच्छा है। पाकिस्तान कोई चीज टूट कर कहीं और नहीं जाएगी। टूटने का मतलब है लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहना बंद करेंगे, जैसे आपने भारतीय कहना बंद कर दिया। आज आप कह दिए रिवाज जी कि मैं भारत की बेटी हूं तो आपको लोग पत्थर मारने लगेंगे। आपने पूछ दिया था आप हिंदू से शादी करोगे तो लोगों ने आपको पत्थर मारना शुरू कर दिया कि तुम ना ये हिंदू बना रही है, ये हिंदू बना रही है। हिंदू, हर आदमी पाकिस्तान का हिंदू है, वो पंजाबी भी है भाई। हिंदुस्तान कहने वाला हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू होगा, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी होगा, चाइना में रहने वाला चाइनीज होगा, इंडिया में रहने वाला इंडियन होगा, भारत में रहने वाला भारतीय होगा। तो आपका यह पूछना कि क्या तुम एक मेजर साहब की शादी जो हो रही है वो किसी अरबी से हो रही है? मेजर साहब का नेशन क्या है? मेजर साहब ब्रदरहुड से इस्लाम दो लोगों से जुड़ सकते हैं, पर नेशनहुड से वो इस्लाम नहीं बना सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं कजाकिस्तान में था तो ना मेरे साथ एक पाकिस्तानी बंदा था, बहुत अच्छा आदमी था। उसकी एक लीबियन से दोस्ती हो गई। ओ भाई बड़ी घनिष्ठ दोस्ती। वो जी हर फ्राइडे को जो है ना वो लीबियन के साथ जी वो जुमा जा रहे हैं, एकदम सबको एज यूजुअल रिलीजन ऑन द स्लीव, ऑलवेज ऑन द स्लीव। तो जी आज जुमा है, हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। भाईचारा दिखता था। ओ ब्रदर, ये ब्रदर, ये 3 वीक चला, 3 वीक। चौथे वीक मुझे फोन आया मेरे उसी दोस्त का, या मुझे किसी और दोस्त ने बताया कि ये लोग एक ही कार से किसी जगह पे शॉपिंग करने जा रहे थे। इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि पाकिस्तानी ने कहा तू अपनी कार लेके जा, मैं तेरे साथ कोई शक्ल नहीं दिखना चाहता। ब्रदरहुड तक तो आप रहोगे, आओ चलो साथ में नमाजें पढ़े, बहुत अच्छा कि ये ब्रदरहुड है, लेकिन उसके बाद कोई भी कॉमनैलिटी आप में नहीं है। आप पूछ लीजिएगा उस बच्चे उस बंदे से, उसकी जुड़ाव मुझसे ही होती थी, उसका लगाव मुझसे होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग एक थे, हमारे सोचने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका सब एक था। हमारे और उसके बीच में कभी नहीं हुआ कि टैक्सी में लेकर के भाग जाए, क्योंकि एक पाकिस्तानी भी भले आप उसको कितना भी उग्र और उज्जड बना दो, वो अंत में उतना ही पोलाइट रहेगा कि वो लड़ाई 10-12 दिन से ज्यादा नहीं कर पाएगा। वो कभी भी तुर्क नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुर्कों का जो जियोग्राफिकल क्लाइमेट इतना हार्श था कि युद्ध या क्रोध उनके एग्जिस्टेंस का जरिया है। फर्टाइल लैंड पे नहीं रहते बेचारे वो। सो बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान के टूटने का मतलब कोई छिन्न भिन्न होना नहीं है। पाकिस्तान के टूटने का इतना ही मतलब होगा कि जैसे देखिए 2 नेशन थ्योरी बांग्लादेशी भी मानते हैं, 2 नेशन थ्योरी आप भी मानते हो। आप जाके पूछो बंगाली से कि हिंदू मुसलमान साथ हैं, बोलेगा नहीं। बांग्लादेशी से पूछो जाकर के, बोलो डू यू बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी, वो कहेगा यस आई बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी। पाकिस्तानियों से पूछो डू यू बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी, कहेगा यस आई बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी। येट दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? Bangladesh has never rejected 2 nation theory
And so did Pakistan. They never rejected two-nation theory, but they cannot coexist. Why? What brought them together was the hatred for Hinduism. The very moment the glue of hatred for Hinduism vanished, you couldn't coexist because फिर nationhood सामने आ गया, brotherhood चला गया. जी मेजर साहब, अब आपकी जानिब बढ़ते हैं. आप क्या कहेंगे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को लेते हुए, और आप डॉक्टर साहब के विचार को काउंटर भी कर सकते हैं. अच्छा, बहुत शुक्रिया रिबाहा. जो इंडिया के रक्षा मंत्री हैं, अब मैं भी सीख रहा हूँ जरा हिंदी, तो जिनको हमारे यहाँ वजीर दिफा कहते हैं, राजनाथ सिंह साहब, तो उन्होंने एक बयान दिया. वो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि जाहिर है पहलगाम के बाद ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बनियान महसूस जो हुआ, उसके बाद जाहिर है कि वजीर दिफा ने जो है अपनी फोर्सेस को जब एड्रेस करना है तो उन्होंने इसी तरह की एक हाई लेवल टॉक करनी है. मेरे हिसाब से कि वो एक एड्रेस उनका लोकल ऑडियंस के लिए था. अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की तरह उन्होंने पाकिस्तानी यूथ को एड्रेस नहीं किया कि जिसमें मोदी साहब ने कहा कि जी रोटी खाओ मजे करो वरना मेरी गोली तो है. तो शुक्र है कि उन्होंने गोली की बात नहीं की. डिफेंस मिनिस्टर हैं, शायद उनके पास हकाइक ज्यादा बेहतर होंगे. और आज आपने पढ़ लिया होगा अखबारों में कि इंडिया के जो सीनियर बीजेपी के रहनुमा हैं स्वामी जी, उन्होंने बिलाखिर एडमिट कर लिया है, और यही तरीका होता है कि जी उन्होंने एडमिट कर लिया है कि जी यस 5 जहाज हमारे जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए थे. तो उसके बाद से बड़ी डिबेट है इंडिया पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में. लेकिन मैं पहले एड्रेस करना चाहूंगा कि जो डॉक्टर साहब कंसिस्टेंटली एक पॉइंट उठाते हैं जिसमें उनको मैं पागल नजर आता हूं. मेरे पे वो तमाम चीजें हैं कि जो एक नफ्सियाती मरीज में हो सकती हैं. मिसाल वो कहते हैं कि जी तुम सेल्फ डिनाइल में हो. मिसाल के वो ये कहते हैं कि तुम जो बिलीव करते हो वो तुम कर नहीं सकते. और इस तरह की दीगर बातें कि जिसमें वो ये कहते हैं कि जी आपका आइडिया पाकिस्तान का मतलब वो वर्ड यूज करते हैं एबनॉक्शियस. एबनॉक्शियस का मतलब है कि जी किसी तौर काबिल कबूल नहीं है. तो डॉक्टर साहब मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा कि देखें, आप एक तरफ ब्रदरहुड की बात करते हैं, दूसरी तरफ नेशनहुड की बात करते हैं. तो देखें, मेजर रजा जो है वो पंजाबी भी है. मेजर रजा जो है वो क्या कहते हैं पोठवार का भी रहने वाला है. मेजर रजा जो है वो पाकिस्तान का भी रहने वाला है. मेजर रजा जो है वो हिंदुस्तान का भी रहने वाला है. मेजर रजा जो है वो मुसलमान भी है. मेजर रजा जो है वो ब्राउन भी है. मेजर रजा जो है वो इंडियन भी है. मेजर रजा जो है वो पाकिस्तानी भी है. तो मेजर रजा की बहुत सारी शनाख्तें हैं कि जिनके ऊपर वो जिनसे वो रिलेट कर सकता है. मेजर रजा की है, मेजर रजा यहूदी और क्रिश्चियन और हिंदू हैं. हाँ वो भी बताता हूँ. तो मेजर रजा जो है वो यहूदी मजहब को मानता है. मेजर रजा जो है वो क्रिश्चियन मजहब को मानता है. मेजर रजा मुसलमान भी है. और मेजर रजा हजरत मूसा, हजरत ईसा, इन तमाम को मानते हैं. इन तमाम इनकी जो इबादत की जगह उन सबको मानते हैं. भूल गए आप. और इसके अलावा मेजर रजा जो है वो हिंदू मजहब का मुकम्मल एहतराम करता है. बिल्कुल कुरान की जो आयत है सूरत अल काफिरून, उसके मुताबिक कि देखें जी आप अपने रब की इबादत करते हैं, मैं अपने रब की इबादत करते हैं. आप मेरे रब को नहीं पूछ सकते, मैं आपके रब को नहीं पूछ सकता. और आपके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन. और ये असूल जो है ये कुरान पाक में तय है. इसमें डॉक्टर साहब कहीं ऐसी बात नहीं है कि जी मैंने खड़े होके हिंदुओं को कत्ल करके तो उनको आग लगा के तो उनकी औरतों को लोडियां बना के तो मैंने ये मेरा मिशन है जिंदगी का. ऐसा बिल्कुल नहीं. हाँ ये जरूर है कि मैं अपने दीन का प्रचार कर सकता हूं, मैं अपने दीन की तबलीग कर सकता हूं, मैं अपने दीन की अच्छी बातें दूसरे लोगों को बता सकता हूं और ऐसा उनके सामने किरदार और अमल पेश कर सकता हूं कि जिससे मुतासिर होके वो भी दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हों. बस ये टोटल बात है डॉक्टर साहब. इसमें कहीं ये नहीं है कि यलगार कर दो, हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो. तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरी बहुत सारी शनाख्तें हैं. वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में उसने कहा था कि जी आप जब जहाज में बैठें, आपके साथ जो आदमी है उससे आप पूछें कि आप कौन हैं.
अगर वो यूरोपियन कहता है तो वो यूरोप से अपने आप को एसोसिएट करता है, अगर वो रोमन कहता है तो वो रोम से अपने आप को एसोसिएट करता है, अगर वो क्रिश्चियन कहता है तो वो रिलीजन से तो मेरे हिसाब से लोग बहुत सारी एसोसिएशंस को देखते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि वो किस तरह के स्कूलों में पढ़े, किस तरह के वालिदैन ने उनकी तरबियत की, क्या माहौल उनको मिला और वो किस तरीके से। अब पाकिस्तान के दो टुकड़े, वो डॉक्टर साहब उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि एक अजीब क्रिएशन हुई पाकिस्तान की कि जिसमें एक हिस्सा जो है वो मगरब में था और एक हिस्सा जो है वो मशरक में था, और उनके बीच में ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला था। अब मुझे सही याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में कि शायद 2000 किलोमीटर का फासला। तो इसलिए वो दोनों अलहदा अलहदा थे फिजिकली, जोग्राफिकली। वरना पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान रह गया, जो आजकल मौजूदा पाकिस्तान है, उसका कोई भी हिस्सा बावजूद कोशिश के, बड़े हमारे में मसाइल हैं, लेकिन बावजूद कोशिश के वो जोग्राफियाई तब्दीली जो है वो नहीं आई। बलोचिस्तान के इर्द गिर्द के नारे लगते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है कि कहीं पे कोई आजादी की तहरीक चल रही हो, ये वो सब कुछ। हाँ, बलोचियों के गिले होंगे, कश्मीरियों को होंगे, पंजाबियों को होंगे, सिंधियों को होंगे, पश्तूनों को होंगे, वो सब कुछ होगा। लेकिन बावजूद इसके कि हमारे बाजू में दो सुपर पावर्स ने 10-10 साल जंग की डॉक्टर साहब, मतलब 80 से लेकर 90 तक, और फिर उसके बाद ये जो 99 से लेकर 2010 तक, मतलब खौफनाक जंगें यहाँ पे हुई। और जब आपके बाजू में जंगें होती हैं डॉक्टर साहब, तो लाखों की तादाद में, मतलब 40 से 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में 30 से 40 साल रहे, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसा खतरा पैदा नहीं हुआ कि पाकिस्तान निशान। अब आगे देखें, हिंदुस्तान की तारीख को ही ले लीजिए भाई। हैदराबाद दक्कन वाले जो हैं उन्होंने अपनी अलहदा रियासत बनाई हुई थी, भावलपुर वालों ने अलहदा बनाई हुई थी, यूपी, मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो बहुत सारी शनाख्तें हैं। मतलब इसी हिंदुस्तान में बंगाल के लोग एक और तरह की बोली बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम, किसी जमाने में मैंने देखा था कि कितनी बोलियां हैं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान की निस्बत बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन चारों सूबों की, कश्मीर की अलहदा अलहदा बातचीत, अलहदा अलहदा बोली है, और इतनी फर्क बोली है डॉक्टर साहब कि जी मुझे पश्तो का एक लफ्ज समझ नहीं आएगा, मुझे सिंधी का एक लफ्ज समझ नहीं आएगा, बलोची का, या ये जो शीना बोलते हैं नॉर्थ वाले एरियाज में, तो मुझे, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि देखें, वो तो है कि जी पाकिस्तान की, अच्छा अब पाकिस्तान में क्या चीज मुकद्दम थी, वो ये थी कि दो बुनियादी तफरीकें थी हिंदुस्तान में। एक बुनियादी तफरीक ये थी कि ये मुसलमान है, एक बुनियादी तफरीक ये थी कि ये हिंदुस्तानी है, मतलब ये हिंदू है, हिंदू मजहब को मानने वाले। तो उस तफरीक की बुनियाद के ऊपर एक ग्रुप ने कहा कि जी हम अलहदा होना चाहते हैं। अब बरतानिया ने बाय डिजाइन उनको दिया, इन्होंने अपनी मेहनत से लिया, जो भी कहानी है, लेकिन उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये अब सारे अलहदा मुल्क हैं। अब इसके बीच में आप कहते हैं कि जी टेबल पे बैठो और बात करो, तो मेरे ख्याल में कि ये ओवर ब्लोन चीजें हैं कि जी एजेंडा, मतलब मैं अपनी एक सोच लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, उस सोच को पहुंचाने के लिए मुझे कुछ ड्राइवर्स चाहिए, और उसमें से एक ड्राइवर ये है कि यार ये मुसलमान जो है ना, ये सब पे कब्जा करना चाहते हैं, ये हिंदुओं की लोनियां उठाना चाहते हैं, हिंदुओं की औरतें उठाना चाहते हैं, और मतलब ये सारा, अब इस सब से एक माहौल बनता है, और उस माहौल के अंदर फिर आप नफरत की बीज बोएं। उसके बाद जनाब यलगार के लिए लोग तैयार हैं, वो बिखरे बैठे हैं, उनको है कि जी पता नहीं हमारे घरों पे क्या हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में कि रिबाहा सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत थी आज पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की, और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की। पहली बात उन्होंने ये कही कि जो थ्रेशोल्ड था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जी हम देखें डॉक्टर साहब, आप अगले किसी प्रोग्राम में बेशक 1947 से लेके आज 2025 तक ये जो 76-78 साल है, डेकेड बाई डेकेड देख लें कि पाकिस्तान का बिहेवियर क्या था। तो डॉक्टर साहब आप शायद आपको एक हैरत हो कि पिछले 15 साल के अंदर पाकिस्तान इंडिया के बीच में बहुत स्टेबिलिटी आ गई थी। इवन ये कश्मीर वाले मसले के ऊपर और ये सारा कुछ, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 100% हिंदुस्तान को इग्नोर किया, उन्होंने सीरियसली हिंदुस्तान की बातचीत सुनी और उन्होंने सीरियसली उन चीजों का सद्देबाब किया।
और सीरियसली पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में बड़ी शदीद मायूसी और बड़ी स्ट्रांग सोच पनप रही है कि हमने हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल ताउन किया, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला कि जी एक वाकया हो जाता है पहलगाम के अंदर। अब भले वो सच्चा हुआ झूठा, मैं सच्चा झूठे से मुराद ये ले रहा हूं कि भाई भले पाकिस्तान ने किया, किसी और ने किया, हिंदुस्तान के अंदर से हुआ या कश्मीर के अंदर से हुआ, लेकिन आप ये देखें कि उसके 24 घंटे के अंदर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि विद इन 24 आवर्स आपने इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वो है ट्रीटी कि जो वॉर सर्वाइव कर गई, आपने उसको हेड इन अबेस कर दी। मतलब ये शॉकिंग था, इट सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस पाकिस्तान कि आप जो है 24, और पाकिस्तान इधर से ये कह रहा था कि जनाब आप जो है ना थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप इसके ऊपर बातचीत करें। मतलब पाकिस्तान कोई 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक पाकिस्तान में विशाग्रबाद से पूछा, मैं खुद जाती तौर पे मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन जिसको मैं जानता हूं कि जो इसको सीरियस ले रहा था कि हिंदुस्तान ऐसा करेगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर वो डिसमिस हुई, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम, 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे इल्जाम लग गया। और उसके बाद मतलब हिंदुस्तान में पूरा आपका मीडिया जो भी अभी वो सारी तनकीद हो रही है कि वो एक माहौल बनाया गया कि जनाब गिरा दो, हमला कर दो। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना यह था कि एक कि हमने थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया। अब इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, यह बहस नहीं है। बहस यह है कि एक थ्रेशोल्ड था दोनों मुल्कों के बीच में। जिस तरह डॉक्टर साहब है कि डॉक्टर साहब मेरा एहतराम करते हैं, मैं बातचीत कर रहा हूं, वो मुझे नहीं टोकते, मैं डॉक्टर साहब का एहतराम करता हूं कि जी मैं उनकी बातचीत को नहीं टोकता। बीच में ठीक है, कभी कभार वो बीच में सवाल कर लेंगे या डिनाई कर देंगे या मे बी हम आपस में एक दूसरे को काट भी दें, लेकिन जनरली रिवाह एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि हाँ जी ठीक है, जो भी बात वो कर रहे हैं आप उनको पूरी करने दीजिए उनको। तो ये थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज के ऊपर अटैक किया है। तो मैं ये कह रहा था ना कि जिसका वो उर्दू में कहते हैं ना कि मुंह को खून लग जाना, तो अब वो जिस तरह अमेरिका के सदर ने कहा था ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने बड़ा कंट्रोल करके रखना है, तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो यंग लिeutenants हैं, जो यंग सिपाही हैं, जो यंग नेवल ऑफिसर्स हैं, उनके ज़हन में ये है कि जनाब लाहौर पे, गुजरांवाला पे, मुरीद के पे, सरगोदा के ऊपर हमला हो सकता है। इसी तरीके से यहां पे ये है कि जनाब आगरा पे, दिल्ली पे, बंबई पे, मतलब इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये इन यंग ऑफिसर्स ने देख लिया है। तो एक तो ये थ्रेशोल्ड नीचे। नंबर 2 के जो जो न्यूक्लियर मतलब जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स मतलब जो फायर हुए, मतलब एयरक्राफ्ट्स ने बाउंड्री क्रॉस नहीं की, किसी टैंक ने बाउंड्री क्रॉस नहीं की, लेकिन ये जो मॉडर्न वेपनरी है उसके जरिए आप अपनी सरहद में रह के दूसरे के इलाके में उससे बेहतर हमला कर सकते हैं कि जो कोई टैंक भेज के आप कर सकते थे। तो ये थ्रेशोल्ड टूटा है। और नंबर 3 कि जी न्यूक्लियर के ऊपर मतलब वो जो एक डूम्सडे क्लॉक होती है ना कि जी 12 पे 12 की सुई आई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, तो वो 5 सेकंड दूर थी, 10 सेकंड दूर थी। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर जो है, मेरा ख्याल में हम अगर पहले 10 कदम दूर थे तो अब हम मेरा ख्याल में कि 8-9 कदम पे रह गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों मुल्क की फौजें एक दूसरे के साथ नौकरी करती हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। तो कैसे ये दोनों मुल्क, लेकिन फिर भी मैं तो गिलास को आधा भरा हुआ देखने का कायल हूं, तो मैं तो फिर भी शुक्र करता हूं कि 4 दिन के अंदर, 3.5 दिन के अंदर टू बी एग्जैक्ट, दोनों मुल्कों ने कहा, चाहे इंडिया ने पहले कहा, पाकिस्तान ने कहा, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेरे लिए अहम बात यह है, मेरी खुशी की बात यह है कि दोनों मुल्कों ने यह कहा कि जी ठीक है, सीज फायर, और ये इन्होंने दोनों मुल्कों की आवाम के साथ बड़ी भलाई की। तो मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछें तो मेरे लिए ये बहस, क्योंकि हम हैं मुसलमान, अब भाई अरबी हमें घास डाले ना घास डाले वो अहम नहीं है। अहम यह है कि हिंदुस्तान हमारा हमसाया है, हिंदू मजहब है, मतलब हिंदुस्तान के लोग जो है उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उनकी जो है मतलब कल्चर, वो हमारा अपना कल्चर है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसी तरीके से जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान के लोगों की मतलब तमाम बातें। और मेरे हिसाब से ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है पीस लविंग लोगों के लिए
कि वो नए नए तरीके निकालें। ये जो यंगस्टर्स नीचे लिख रहे होते हैं ना कि ओ मेजर, ओ भाई आपकी जिंदगी ज्यादा खूबसूरत गुजरनी चाहिए इन्हीं मुल्कों के बीच में। डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, आपको पूरी दुनिया में ऐसा मजा नहीं आएगा जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान में है। खूबसूरत धूप है, लहलहाते खेत हैं, सरसों है, पानी है, मतलब जो है ना दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के ऊपर भी धूप है। तो ऐसा मौसम, ऐसी जबरदस्त जरखेज जमीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए तो ये कोई अमेरिका चला जाए, किधर चला जाए, उसको आके ये ठीक है ना, वो पाकिस्तान में खाना खाना चाहता है, वो इंडिया में खाना खाना। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या यही है रास्ता आगे, कि जिसमें इधर से बटन दबाओ उधर से बटन दबाओ। अब तो जंग आसान होगी ना, क्या बॉर्डर क्रॉस ना करें, यहां से मिसाइल मार दें, वो भी क्रॉस ना करें, वो भी मिसाइल मार दें, तो क्या होगा। मैं बार बार लोगों को यूक्रेन की जंग का याद दिलाता हूं। डॉक्टर साहब, कल रशिया के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, मेरे ख्याल में सर्गे शोइगु उनका नाम है, और उन्होंने जर्मनी को कहा है कि हजूर आप दें ये जो 500 किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल यूक्रेन को, हम आपको अगर जर्मनी में ना अटैक करें और वहां पे ना हम ये आपके साथ स्कोर सेटल करें तो कहिएगा कि हमारा नाम रूस नहीं है। तो अब ये देखें, ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक 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 मतलब सिंबॉलिक इंडिकेशन है कि जी इफ रशिया, अगर जर्मनी ये हरकत करता है और रशिया जो है वो बर्लिन में या किसी और शहर के अंदर डायरेक्ट अटैक कर देता है, तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना कि फिर वहां पे कौन बहस करेगा कि जी वो सही अटैक किया, हमने गलती की, उसने गलती की, ये करना नहीं था, ये था वो था। मतलब आप किस तरह राजी करेंगे पूरे यूरोप को, पूरे जर्मनी को। और वो जो लोग हैं जो हर वक्त तैयार बैठे हुए जंग के लिए, जिनकी अपनी वेस्ट जो है वो 70-70 इंच है, उन्होंने जिंदगी में कभी वर्दी नहीं पहनी, उनकी उम्रें जो है वो 70-70 साल है, तो उन्होंने कहना करो 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 जंग। ठीक है, क्यों? कि भाई उन्होंने जाना नहीं है किसी बॉर्डर के ऊपर, तो उन्होंने बच्चों को मरवाना है, मतलब वो सारा। और मे बी ये ग्लोबल डिजाइन, आई डोंट नो। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो सैनिटी है वो कम हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम सैनिटी मौजूद है। तो उस सैनिटी को एड्रेस कीजिए डॉक्टर साहब। अब ये बहस मेरे हिसाब से माजी की रह गई कि जनाब ये सही है भाई, दिस इज हाउ वी आर, आप भी इसी तरह है, हम भी इसी तरह है। इसके बीच में हमने रास्ता निकालना है, इसके बीच में हमने बातचीत करनी है। तो मेरे हिसाब से सैनिटी प्रिवेल्स, दोनों मुल्क समझदार मुल्क हैं, और मेरे ख्याल में कि जी जो पीस लविंग वॉइसेस हैं उनको जोरदार तरीके से सामने आना चाहिए। ऑलरेडी सारे मीडिया पे ये जो बातचीत डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं ना, ऐसे तमीज से बातचीत मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती इंडिया पाकिस्तान के बीच में। किसी चैनल के ऊपर चले जाएं, आप देख लें अरे तू मैं बस ये सारा कुछ चल रहा है। ठीक, तो मुझे तो हैरत है कि ये इतने लोग ये सब कुछ देखते हैं। वरना तो यहाँ पे डॉक्टर साहब कहना चाहिए कि मेजर तुम्हारा खून पी जाऊंगा और मैं कहूं कि जनाब तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इस तरह फिर आप देखें क्या जबरदस्त, अवाम भी खुश, सब खुश, और जो है ना मतलब नंबर भी पूरे। तो ये जो बातचीत हम कर रहे हैं ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में समझदार तरीके से बातचीत करनी चाहिए। खामखा मैं मतलब 25 करोड़ पाकिस्तानी और एक अरब से ज्यादा, एक सवा अरब लोगों का अब्बा बन रहा हूं मैं खामखा, या चचा कह लें, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी अकल की बात करनी चाहिए। दोनों बड़े अच्छे मुल्क हैं, इन दोनों के लोगों को जो है ना वो देखना चाहिए क्या। और इस सब के बीच में जो बेचारे हाथियों की लड़ाई में मारे गए हैं ना, वो कश्मीरी है, तो उनके साथ भी लोगों को देखना चाहिए कि भाई वो किधर है। उनका तो किसी को याद ही नहीं है ना कि वो तो बेचारे पटाखा फटा और उसके बाद उनकी जिंदगी क्या बनी, कहाँ हुई, क्या हुए, वो किसी को पता ही नहीं। तो बहरहाल मेरी तो ये सोच है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि राजनाथ सिंह की अक्सर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो वो कश्मीर से रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट पास करते हैं और हमेशा ये पुकारते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके को हम ले लेंगे, वो हमारी फैमिली है। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला तो तब तो आप लोगों के पास मौका था, आप कश्मीर ले सकते थे, तो तब क्यों नहीं लिया, क्या कहेंगे? ना, वो तो आर्म फोर्सेस के जो हेड्स थे उन्होंने डिसाइड किया था, पॉलिटिकल डिसीजन था नहीं। देखिए मेजर साहब ने बात बहुत अच्छी करी है, बट द थिंग इज दैट आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सब्सटेंस नहीं है इसमें। सब्सटेंस डिस्प्यूट क्या है,
हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। बार बार कह रहे मेजर साहब मानने को नहीं तैयार है। अरे हम चाहते तो रावलपिंडी पे अटैक कर देते, हम चाहते तो आपके और बेसिस पे अटैक कर देते। हमने अटैक किया हाफिज सईद पे और वो जो मसूद अजहर है। क्या वो आपका फेस हैं? तो आप टेररिज्म पे बात करने को तैयार नहीं है। हम तो भाई कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, तो कश्मीर होता। आप अभी ये बोले थे जी कश्मीरियों का क्या हुआ? भाई कश्मीर का क्या हुआ? जैसे बिहारी है, यूपी है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, वैसे कश्मीरी है। कौन सा स्पेशल है कश्मीरी? भाई आप कश्मीरियों की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे ना। आप क्या कश्मीर में शारदा लिपि बचाएंगे? आप वहां पे जाकर के जो रिवर्स के नाम चेंज करके आप जो है वो रख देते हैं अरबी और उर्दू के नाम के आगे। आपको कुछ समझ में नहीं आता। किशन गंगा का नाम नीलम कर देंगे, इसी के लिए आपने सब कुछ लिया है। मेजर साहब ने एक बात नहीं उठाई भाई कि टेररिज्म का क्या होगा, कौन है हाफिज सईद? अब इन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन करा ले, इसको बुला ले, उसको बुला लें, यूएन को बुला ले। अरे भाई क्यों इन्वेस्टिगेशन करना है जब आपने मुशर्रफ साहब ने ये कारगिल किया, यही नाटक करवा लो जी हमारे नहीं लोकल हैं। उसके बाद आपने बंबई किया, वही नाटक जी हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं है, बल्कि हमारे यहां से भी आ गए थे, कह रहे थे आरएसएस ने किया है। तो कब तक चलेगा ये भाई? आप लोग एक डॉक्टर साहब का लगता है इंटरनेट खराब हो गया। तो देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि जब तक आप बॉटम लाइन को नहीं जा रहे। 9/11 में जिसने अटैक करवाया हाफिज सईद, लंगवी, जंगवी, जो भी नाम है उनके, वो घूम रहे हैं यार, जेलों से बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो आप मामले को टच नहीं करना चाहते। आप मामले के जो मेन करता धरता है, भाई आपको इस्लाम जैसा चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई अपनी सोसाइटी बनाए, हमारा बस चले। तो हम तो 400 फुट की दीवार कर दे। हम कह रहे हैं आप हमसे स्पोर्ट्स मत के लिए, आपसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप अरबों से जुड़ चुके हैं, आप उनके पास जाए, उनसे अपने संबंध रखे, हमें कोई प्रॉब्लम। आप हमें छोड़ दे खाली। आपने तो डिवीजन कर दिया ना कि भाई हम अलग लोग हैं। हम ये मान चुके हैं कि आप अलग हैं भाई। आप जो है वो ओरिजिनल गॉड ने आपसे ही बातचीत कर ली है और उन्होंने कह दिया है कि भैया तुम न तो मुशरिक पे भरोसा करो, न तो तुम जो है इनकी दोस्ती बनो। वो आप करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप लड़े, जो अरब कर रहे हैं, जो तुर्की कर रहा है, आप करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर चोट लगी है, इस्लाम के नाम पे हमें चोट दिया गया है, हम इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। इस्लाम के नाम पे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। इस्लाम के नाम पे हम अगर कन्वर्ट हो जाते तो शायद हम अपनी लॉयल्टी अपनी माँ से बदल देते, लेकिन हमारी माँ की लॉयल्टी हम छोड़ नहीं सकते। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि मस्जिद मंदिर से बड़ी होती है, कतई नहीं। ना हमने किसी की मस्जिदें तोड़ी, ना हमने किसी के चर्च तोड़े, लेकिन हमारे घर में आके हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले को, और आपने उनको इनहेरिट किया। आप औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कह के बढ़ाते हो। औरंगजेब ने यहां मंदिरों को तोड़ा, हमारी जो सिविलाइज्ड आइडेंटिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि जब औरंगजेब ने जाति की, उसके बाद से मुगल्स खत्म हो गए, उसके बाद वो कभी दिखे ही नहीं, और मराठाओं ने जो है अपना स्वामित्व वो देख लिया। लेकिन चूंकि हम वो नहीं बन सकते जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी का बंदा बन जाता है, वो हमारी खून में नहीं है। क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, जैसे मेजर साहब ने कहा कि भाई इनकी आइडियोलॉजी है कि हम तुम्हारे भगवान की पूजा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी क्या है? अगर आपको आपकी आइडियोलॉजी पसंद है, हमारी आइडियोलॉजी ये है, एकम सत्य बहुधा विप्राहा वदंती। उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं, सत्य एक होता है, उसको कई प्रकार से बताए जा सकते हैं। आप जब उसके बताने के प्रकार को रोकते हो, आप दिमागों पे ताले जोड़ देते हो। हमने बताने के प्रकार को नहीं जोड़ा तो कभी बुद्ध आए, कभी गुरु नानक आए, कभी जैन तीर्थंकर आएंगे, और भी लोग आते रहेंगे। क्योंकि बताने का तरीका, ह्यूमन इंजीनियरिटी, ह्यूमन क्रिएशन, ह्यूमन का दिमाग बंद नहीं होता। ह्यूमन एक इवोल्विंग सोसाइटी में है। जैसे अभी वॉर को मेजर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि आज की डेट में आपको बॉर्डर्स क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मिसाइल है या ऐसे ड्रोन्स हैं कि आप 25,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आप कहीं पर भी उससे अटैक कर सकते हो। तो गॉन आर द डेज जब आपको किसी एक मुसलमान जो है वो 10 मुशरिक के बराबर है। इस आइडियोलॉजी की अब कोई रिलेवेंस बचती ही नहीं है। गॉड का ये मैसेज अब रिलेवेंट रहा ही नहीं, क्योंकि अब आपकी हिंदू से लड़ाई नहीं होगी, मुशरिक से लड़ाई नहीं होगी, आपकी लड़ाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, एक ही तरीका है कि रिलीजन आप रखिए आपके पास, जैसा आप उसको कैसा बनाना चाहते हो वो आप जाने, बट हमारी एक इतिहास है इस्लाम के साथ और वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है।
उस पे मरहम लगाने की जरूरत है। ट्रुथ है। आपने क्या किया, आपने तुर्कों की फुतवाहत अपने ऊपर ले ली। आपने वो बोला कि जी मुगलों ने जो किया वो सही किया और हम ही ने वो किया। आपकी मस्जिदें, अगर एक बाबरी मस्जिद टूटी है जो कि बेसिकली राम मंदिर के ऊपर बनी थी, आप उसका छाती पीटते नहीं थकते हो। इंडिया में आपने सैकड़ों बम विस्फोट करा दिए, दाऊद इब्राहिम को अपने यहां पनाह दे दी कि हाँ जाके इंडिया में बम विस्फोट करवाओ। आप सोचते हो कि हम अपनी उन मंदिरों को, बिकॉज की भारत में बहुत मस्जिद है, एक नहीं टूटी और बन गई। बल्कि मैं जानता हूं भारत में क्या हो रहा है, वक्फ एक्ट के नाम पे जब आपने एक प्रिंसिपल बना दिया था वक्फ बाई यूजर, भारत में हालत खराब हो गई थी। कहीं भी वो मजार खड़ा कर दे, रिलीजन के नाम पे लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। अब इसको कौन हाथ लगाए? तो अब उसके बाद लॉ ये था कि 5 साल आपने किसी भी जगह पे मजार खड़ी कर दिए, वक्फ बाई यूजर, वो इस्लाम की प्रॉपर्टी हो गई। भारत में तो ऐसे ऐसे खेल हुए, अभी आपको पता ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, रिलीजन अगर ज्योग्राफिकल आइडिया लेने का और कल्चर को खाने का नाम बन जाएगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को आप रोक नहीं पाइएगा, या तो सेकुलरिज्म की ओर जाइए। अगर आप रिलीजन के आधार पे ये कह रहे हो कि गजवा मेरे 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 ईमान का हिस्सा है, फिर हम क्या करें अब आपसे? इसीलिए आप हाफिज सईद को गाली नहीं दे सकते। इसीलिए आप हाफिज सईद को आप अपना एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रखोगे। आपको हाफिज सईद चाहिए, दाऊद इब्राहिम चाहिए, आपको वो चाहिए। आप रियलिटी को मानने को तैयार नहीं हो। रियलिटी को आपको मानना पड़ेगा जब आपको उधर से एमबीएस जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं इस्लाम को, वो इस्लाम आपको समझ में आएगा। लेकिन चूंकि आप सेकेंडरी, आप जो है आप बेसिकली ओरिजिनल नहीं हो, तो आपके अंदर रिफॉर्म करने का गट्स होगा कभी नहीं। रिफॉर्म जब भी होगा वो होगा वहीं से, सऊदिया से या अल अजहर से। आप नहीं कर पाओगे, आपके बस का नहीं है, क्योंकि आप क्रिएटर नहीं हो उसके, आप सिर्फ फॉलोअर हो, आप प्यादे हो जिसे कह ले। लेकिन उन्होंने ताल ठोंक दी है। वो उन्होंने अभी विस्की अलाउ की है सऊदी अरेबिया में फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए, और कुछ एक एरिया में टूरिस्ट के लिए भी उन्होंने अल्कोहल को अलाउ कर दिया। उन्होंने हरम शरीफ में जाकर के स्मृति ईरानी जी बिना उसके दुपट्टे के गई थी, वो फोटो भी अलाउ करवा दी। लड़कियों को गाड़ी चलाना अलाउ करवा दिया। वो तो ले जा रहे उस तरफ पे। उनका दिक्कत है कि उनका इस्लाम उनके कल्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, सिर्फ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो उनको ठीक करना है। बिकॉज अदरवाइज मुसलमान होना और अरबी होना एक ही चीज है, जैसे हिंदू होना और भारतीय होना, यानी सनातनी होना और भारतीय होना एक चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए जूलिया रॉबर्ट सनातनी बन जाएगी तो उसको प्रॉब्लम ये होगी कि वो फिजिकली ज्योग्राफिकली सनातनी नहीं बनेगी, वो फिलोसफिकली सनातनी बनेगी। तो अगर रिलीजन फिलोसफी तक रखिएगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मगर अगर आप रिलीजन को सो कॉल्ड ये कहेगा कि भैया ये तो लॉज हैं और इनको इंप्लीमेंट करना है, इनकी तबलीग करना हमारा जो है वो ड्यूटी है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को आप जो है वो बर्थ दे रहे होगे। मैं फिर कहूंगा, भारत ने किसी पे अटैक नहीं किया। वो बांग्लादेश पे अटैक नहीं करता। क्यों कर रहा है आपके ऊपर अटैक भाई? अगर हमें मुसलमानों से चिढ़ होती तो हम अफगानिस्तान को क्यों राशन देते, दवाइयां देते, सब कुछ देते? हम क्यों करते ऐसा? सीरियंस को हमने दिया, ईरान से हमने पेट्रोल खरीदा, सबकी दुश्मनी लेने के बाद भी। इराकियों की सबसे ज्यादा हम मदद करते हैं। हम यूएई के लोग हमें मंदिर बना के दे रहे हैं। अगर हम इतने एंटी मुसलमान होते, इतना मोदी जी मुसलमानों के एंटी होते, तो फिर ये सब कहां से हो रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है ना। ये मिसाइल ईरान पे क्यों नहीं, अरे बांग्लादेश पे क्यों नहीं गिरी? क्यों नहीं बांग्लादेश? अगर हमको मुसलमान पाकिस्तान से हम क्यों लड़ना चाह रहे हैं? हमने ये क्यों नहीं कहा कि ये आतंकवादी बांग्लादेश ने भेजे हैं? आप अपना एक्शन ही नहीं देखना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि हम हाफिज सईद को भी पालें, आप लश्कर तैयबा भी चलाओ, आप जी लश्कर जहांगीर भी चलाओ, आप ये भी चलाओ कि अभी पिछले प्रोग्राम में मेजर साहब बोल रहे थे खादिम हुसैन रिजवी अलामा है। तो भाई खादिम हुसैन रिजवी अगर अलामा है, यानी कि नॉलेज के रिजर्वायर है, तो उनके हिसाब से तो उन्होंने कहा था एक काफिर से रिश्ता हमारा वही होगा जो एक टॉयलेट में जाने के लिए पानी की जरूरत पड़ जाती है जितनी, बस। ये अलामा का नॉलेज है भाई आपके। तो उनके हिसाब से मेरा और आपका रिश्ता तो फिर वही है ना भाई, जो टॉयलेट में जितनी आपकी मजबूरी है जाने के लिए। तो वो अलामा को फॉलो कीजिए। फिर ये दोनों कैसे आप बातें कर सकते हैं? दिक्कत ये है कि आप जो है वो दोनों तरफ की बातें करना चाह रहे हैं। अगर हाफिज सईद और अलामा हुसैन रिजवी और ये लोग आपके आइडियोलॉग हैं, तो फिर मैं तो कुफार हूं भाई। मैं किसी अरबी का रिलीजन नहीं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मोनोथिज्म की शुरुआत मैंने की है।
मैंने कहा है एकम सत्य, सत्य एक है, और मेरा तरीका यह है कि उसको अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जूस भी सही हो गए, मेरे हिसाब से क्रिश्चियन भी सही हो गए, मेरे हिसाब से इस्लाम भी सही हो गया, मेरे हिसाब से जैन बुद्ध सिख सब सही हो गए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं ही जैन हूं, मैं ही बुद्ध हूं, क्योंकि ये मेरी टीचिंग है। आप नहीं कह सकते, आपको डंडी मारनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी थीसिस का जो बेसिस है रिलीजन का वो ये है कि भैया ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी इसका मतलब है कि गॉड एक है, अल्लाह उसका नाम है, और बाकी गॉड वो गॉड है ही नहीं, उनकी पूजा ही नहीं की जा सकती, वो तुम नर्क चले जाओगे उसकी पूजा कर रहे हो तो। और मेरे भगवान ने कहा है कि तुम एकम सत बहुधा विप्राह वदंती पे मारो, सारे मानो, सबके रिलीजन की सम्मान करो, तुम स्वर्ग जाओगे। मैं वैसे भी स्वर्ग जाना चाहता हूं, जन्नत का मुझे कोई शौक नहीं है। बट बॉटम लाइन है कि आप कैसे अलामा इकबाल, अलामा आपके हैं, क्या नाम है उनका, खादिम हुसैन रिजवी, लाल मस्जिद वाला कह रहा है एक मुसलमान है तो आतंकवादी उसको बनना ही बनना है। लाल मुसलमान क्यों आप अटैक कर रहे हो? मैं मेजर साहब से पूछ पूछ के थक गया, आज एक बार फिर पूछ देता हूं, ऑपरेशन बदर सही है या ऑपरेशन खंदक सही है? बता तो दे हमें, वरना आप जितनी कंफ्यूजन क्रिएट कीजिएगा और जब तक अंदर नहीं झांकिएगा कहीं नहीं जाएगा, यही वही रहेगा, क्योंकि नफरत है कहीं पे। उस नफरत को आप जैसे देखना चाहते हैं, उस नफरत को डाउज करने का काम आपको करना होगा। और वो आपको अंदर, आप क्या कर रहे हो, जैसे मैं माफी मांग चुका हूं कि हाँ कास्ट सिस्टम हमारे यहां गलत हुआ, वो सोशियोलॉजी में था, थियोलॉजी में नहीं था, मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगा। एक बार भी आपने कभी बोला हो कि हाँ इस्लाम ने भारत में जो किया गलत है? आप जी जी सबसे कम कत्लो-गारत की है, कत्लो-गारत की है, कम की है, ये आपका प्राउड है। क्यों एक भी मारो भाई, हमने तो नहीं मारे किसी को जी, सबसे कम जी। वेस्ट ने इतना मार दिया, इसने उतना मार दिया भाई, ना तो यहूदियों ने कत्लो-गारत करी है और ना तो हिंदुओं ने कत्लो-गारत करी है, तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने करी है, तो उनसे लड़ो भैया, हमको क्या उसमें घींच ले रहे हो आप? हम तो नहीं गए किसी को हिंदू बनाने, जूस भी नहीं गए किसी को यहूदी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह ने पता नहीं क्यों जूस को मना कर दिया कि तुम यहूदी मत बनाओ लोगों को। जूस को तबलीग नहीं कर रहा है, और अल्लाह जो है लास्ट समय में मैसेज देते देते कह दिया ये जूस घटिया लोग हैं, उन्हीं के गॉड अपने ही लोगों के अगेंस्ट में हो गए। मेरी ये बात ही समझ में नहीं आ रही है क्यों। सो आपको मर्जी है, आप इसको करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जितना आप जाएंगे नजर आपको आ जाएगा, आपको कोई ना कोई एक हमेशा स्केप गोट मिलेगा, बट अल्टीमेटली ये याद रखिएगा, ये अंदर ही आपको तोड़ देगा। इसीलिए इंडिया ने युद्ध नहीं, क्योंकि आपको ये आइडियोलॉजी ही तोड़ेगी। और ऑपरेशन बदर वर्सेस ऑपरेशन खंदक विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। एंड व्हेन आई से एंड ऑफ पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी, people of Pakistan, they are very lovely, they are nice people. Major Saab is a nice people, Ribaha ji is a nice people. जी मेजर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कोई नहीं है, ये दो तीन क्लैरिफिकेशंस दे दूं। एक तो ये है कि क्रिश्चियंस भी अपना मजहब की तबलीग करते हैं, वो भी उसको प्रीच करते हैं, ये एक नॉर्म है। तमाम बुद्धिस्ट भी, मतलब मुझे मालूम नहीं कि हिंदू प्रीच करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी सब प्रीच करते हैं। फिर दूसरी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ऑपरेशन बदर हो या ऑपरेशन खंदक, मुसलमान मुल्कों में जो उनकी खिलाफत थी, या इवन अभी जो पाकिस्तान के अंदर है, ये भी बड़ी बहस है डॉक्टर साहब मुसलमानों के अंदर भी, कि क्या जिहाद का हुक्म हुकूमत देगी या कोई आलिम भी जिहाद का हुक्म दे सकता है, कोई और भी जिहाद का हुक्म दे सकता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सिर्फ हुकूमत बता दे दिया, सकती इस्लाम पॉलिटिकल। डॉक्टर साहब तो मेरे ख्याल इंटरनेट डॉक्टर पर साहब रुक गया। इंटरनेट खराब हो गया। जी डॉक्टर साहब, आप सवाल पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब आपने एक सवाल पूछा था, वो सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे तो आ रही है सर आपकी आवाज। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि देखें, अभी ये डॉक्टर साहब बार बार नाम लेते हैं ऑपरेशन खंदक का और ऑपरेशन बदर का। मैंने पहले भी एक दफा क्लैरिफाई किया था, अब दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मुसलमान हुकूमतों के अंदर मुसलमान, मतलब आज नहीं, आज से 1400 साल पहले भी उन्होंने ये फितनतुल ख्वारिज इस तरीके से सारे ऑपरेशन किए, क्योंकि एक ग्रुप था कि जो इस्लाम के नाम के ऊपर उसकी टोटली डिफरेंट तशरीह पे चला गया था, और उन्होंने कहा था हम सही हैं बाकी सब गलत हैं,
और उन्होंने कत्ल वारत शुरू कर दी थी। फिर उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जो है ये हुक्म दिया गया कि बेशक अगर इन्होंने कुरान पाक भी हाथ में पकड़े में हो तब भी जो है इनको कत्ल कर दिया जाए, वो इसलिए कि ये फितना और फसाद फैला रहे हैं दुनिया में, और फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं हुआ डॉक्टर साहब, क्रिश्चियंस के अंदर भी ऐसे हार्डलाइनर्स पैदा हुए, ज्यूज के अंदर भी ऐसे हार्डलाइनर्स पैदा हुए, और आज ज्यूज जो उनका हाल हुआ है वो उन्हीं हार्डलाइनर्स की वजह से हुआ है। कल परसों भी मस्जिद अक्सा में जाके जो उन्होंने हुल्लड़बाजी, वहां पे बदतमीजी और निहत्ते लोगों को पकड़ के जो मारपीट की, वो उसी का। तो ये हर मजहब के अंदर कोई ना कोई ऐसा ग्रुप पैदा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी तशरीह आ जाती है जिसके ऊपर एक जो है ना एक थॉट देता है, उसके बाद लोग उसके ऊपर चल पड़ते हैं। आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस्लाम पॉलिटिक्स है या इस्लाम स्पिरिचुअलिटी? आप कह रहे कि स्टेट डिसाइड करेगा या कौन डिसाइड करेगा कि ये फितना से बाहर है या खारिज है? क्या है इस्लाम? इज इट अ पॉलिटिक्स? डॉक्टर साहब मेरे इस्लाम स्टेट बनाता है? मैं डॉक्टर साहब आपको अपनी तशरीह दे देता हूं। मेरे नजदीक इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है और उसमें तशरीहात में बहुत फर्क है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। का मतलब बता दीजिए, मुझे पता नहीं। सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक में एक जगह लिखा हुआ है कि ईसाइयों को और यहूदियों को अपना दोस्त नहीं बनाओ, ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। एक उसकी तशरीह ये है कि जी ये फॉर एवर हुक्म है कि जी कभी भी नहीं हो सकते। और उसकी एक तशरीह से मेरी मुराद ये है कि वो जिस तरह उर्दू की शायरी होती है ना, तो शायर ने क्या कहा है, फिर लोग आगे उसकी तशरीह करते हैं, मतलब दे राइट द डिटेल कि शायर इसकी बात कर रहा था। तो इस तरह लोगों ने अपनी जो आगे तशरीहात की है। कह रहे कि गॉड, एक मिनट सुने ना, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप ये कह रहे कि गॉड एक मैसेज दे रहा है जो कि उस पर्टिकुलर विषय के, उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दे रहा है, उसके बाद उस मैसेज की एफिकेसी खत्म हो गई? नहीं, मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप ये बोले कि वो परपेचुअल नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो अब तक नहीं है, खत्म हो गया आपके कहने का। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वन ऑफ द डेफिनेशंस है कि ये यूनिवर्सल रूल है, दिस इज फॉर एवर। एंड देयर आर पीपल कि जिन्होंने इसकी ट्रांसलेशन ये की है कि उस टाइम पे जब ये सूरत उतरी थी तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने मुसलमानों पे हमला कर दिया था, उनके बीच में एक जंग जारी थी, तो तब ये आयत नाजिल हुई कि जी ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। क्यों? इसी के साथ ये भी मैसेज है कुरान के अंदर कि जब आप यहूदियों से, ईसाइयों से, गैर मजहबों से डील करें, सुने कि जब आप दूसरे मजहब के लोगों से डील करें तो यू शुड बी फेयर इन योर डीलिंग्स। ये भी कुरान का हुक्म है। आपसे से प्रश्न है, तो ये तो मुसलमान कब बना? जब पूरा मैसेज आ गया तब बना, या हर एक मैसेज के साथ? बिकॉज मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है तो 23 साल में मैसेज आए कंप्लीट। तो जब ये मैसेज आ रहा था और जो क्रिश्चियन था, जब तक ये नहीं आया कि भाई क्रिश्चियन हम में से अलग है, या क्रिश्चियन जो है उसको, कई क्रिश्चियन तो ऐसे उनको तो पता भी नहीं रहा होगा, तो गॉड ने अचानक से क्यों क्रिश्चियनों और यहूदियों को कहा कि तुम्हारी जो बातें हैं वो अब ठीक नहीं रह गई? जीसस क्राइस्ट को गॉड ने कहा कि जाओ पानी को वाइन में बना दो। जीसस क्राइस्ट को कहा जाओ पानी को वाइन बना दो और वही तुम्हारा साइन होगा कि तुम मेरे वो मैसेंजर हो, क्योंकि ऐसे तो कोई भी क्लेम कर दे तो गॉड देता है साइंस। लेकिन गॉड ने कह दिया जी ये तो बेकार है, तो फिर उसने अपने बेटे से वाइन क्यों बनवाया फिर, अगर वाइन जो है वो बेकार चीज है? डॉक्टर साहब देखें, ये जो है ना, इस तरह तो बहुत सारे सवाल है ना कि गॉड ने दुनिया क्रिएट क्यों की, हम सब जन्नत में रह रहे थे तो क्या मसला था? तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत डिटेल है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। पॉलिटिकल नहीं है ये क्वेश्चन, पॉलिटिकल है। देखिए अगर गॉड बनाए ना बनाए ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो जाता है, इससे हमारी नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आपकी दोस्ती इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि गॉड ने मना कर दिया कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। नो डॉक्टर साहब, You should be fair in your dealings. मैं आपको आयत भेज दूंगा। You should be fair. You should be just in your dealings with non-believers as allies instead of the believers. Would you like to give Allah solid proof against yourself? 4:144 सूरह निसा की 144। डॉक्टर साहब ये चेरी पिकिंग है। मैं अगर आप भेजेंगे तो मैं इसकी चेरी पिकिंग कैसे हो सकते हैं? ये तो यार उस पे लिखा है, लॉयर जज पे लिखा था। डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब मुझे अभी वही अजल पे लिखी बताने हुई भी थी दी ना, ये चीजें, जब आप बनी आप भी आप नहीं थी। सुने, आप बार बार मौलाना खातिम हुसैन रिजवी मरहूम का आप बार बार जो है ना ये लाल मस्जिद के मौलाना साहब का नाम लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान के उलमा की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें डॉक्टर खातिम हुसैन रिजवी का मैं जाती तौर पर बड़ा कायल हूं कि वो बड़े जबरदस्त बोलना जानते थे। ही वॉज ए ग्रेट ऑरेटर। लेकिन इनकी फॉलोइंग, इनके पीछे जितने लोग हैं जो इनकी बातचीत को समझते हैं, ये फॉलो करते हैं, ये बिलीव करते हैं, तो इनसे बहुत बड़े बड़े उलमा जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक 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 मतलब जो है ना बहुत माइनर, बहुत छोटी सी उसको, लेकिन मैं बहरहाल उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आना चाहता हूं हाफिज सईद के ऊपर, कि जिसके ऊपर आप बार बार जिक्र करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूं कि जी हाफिज सईद साहब आपकी, अभी देखें ना, फिर कई लोग एतराज करते हैं कि जी आप साहब क्यों कह रहे हैं। मैं एक किसी भी बंदे का नाम लूंगा तो मैं उसके नाम के साथ मैं हाफिज सईद कह देता हूं, साहब भी नहीं लगाता। मैं आप अपने लोगों को छोड़े, वो आपके बात करने का तरीका भी है। नहीं सुने, उसमें मेरा नुकता यह है कि डॉक्टर साहब हाफिज सईद के ऊपर आप बेशक अपने कोर्ट्स में ट्रायल करें, आप बेशक पाकिस्तान से कहें कि वो ट्रायल करे, लेकिन आपके पास ये कोई राइट नहीं है कि आप, पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, आप उसमें अटैक कर दें। यू हैव नो राइट किसी भी कानून के तहत। ना पाकिस्तान के पास ये राइट है कि इंडिया में, नहीं, इंडिया में किसी के ऊपर। तो डॉक्टर साहब फिर जब आप ये करेंगे ना, फिर जब आप ये करेंगे तो फिर ये सारी बहस फजूल है। क्यों? मैं आपको फिर पाकिस्तान सही कहता है इंटरनेशनल लॉ। आई नो, लाइक मैं कह रहा हूं कि जी आप जब तक, सुन लीजिए, आप 2 मिनट दे, 1 सेकंड दे, 1 मिनट दे दीजिए। यूज ऑफ फोर्स को प्रोहिबिट करता है यूएन चार्टर, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आर्टिकल 2 क्लॉज 4, वो मुझे अक्षरशः याद है, मैं सुना देता हूं क्या है। नो, ऑल मेंबर स्टेट शैल रिफ्रेन फ्रॉम use of force in their international relations against the territorial integrity or political independence of any other state or any other or any member state or other state, क्योंकि उस समय सारे यूएन चार्टर के मेंबर नहीं थे। इसका एक्सेप्शन पाया जाता है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 यूएन चार्टर कहता है कि there is a inherent right to self defense। तो 2 फोर्सेस हैं। एक फोर्स, सुन लीजिए, एक फोर्स जो क्रिमिनलाइज कर दी गई 2 क्लॉज 4 में, दूसरी फोर्स जो लेजिटिमेट है जब आप आर्टिकल 51 का इस्तेमाल करते हैं। अब आर्टिकल 51 की एप्लीकेशन का कंडीशन है आर्म्ड अटैक। दैट मींस यू ओनली हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस व्हेन देयर इज एन आर्म्ड अटैक। अब क्वेश्चन ये कि आर्म्ड अटैक कब होता है। अब आपको यूज ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ फोर्स? व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज हैविंग बीन मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स बाय अ पर्टिकुलर कंट्री। जनरल असेंबली रिजोल्यूशन नंबर 2625, which is जो जनरल असेंबली रिजोल्यूशन है, आर्टिकल 10 ऑफ द यूएन चार्टर सेज दैट जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। सो आप मुझसे ये आर्ग्यू कर सकते हो वो रिकमेंडेटरी है, वो बाइंडिंग नहीं है। नेवरदलेस इन नहीं डॉक्टर साहब, आप मुकम्मल गलत तशरीह कर रहे हैं। आप सेल्फ डिफेंस को अटैक में कैसे बदल सकते हैं? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, आपको मैं सब बता। जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 कहता है कि यूज ऑफ फोर्स, पहली बात तो आपने मुझे गलत कह दिया, फनी, लेकिन ठीक है, मैं मान लेता हूं आपको, आप मुझसे बड़े नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं आपकी तशरीह गलत है। नहीं, तशरीह गलत नहीं, एकदम सही है। मैं आपको एनीवेज 2625 जनरल असेंबली रिजोल्यूशन को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का स्टेटस प्राप्त है। उसमें वो एक कंडीशन लिखते हैं कि यूज ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, अभी आप कहेंगे मैं खोल दूंगा, फ्रेंडली रिलेशंस में यूज ऑफ फोर्स का वायलेशन कब होगा? जब कोई स्टेट अपनी टेरिटरी पे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स को पाले पोसे और उनके अगेंस्ट में एक्शन न ले जो कि दूसरे कंट्री में जाके सबोटाज एक्टिविटी कर रहे हैं, तब उन स्टेट एक्टर्स की हरकतें उस स्टेट को एट्रीब्यूट कर दी जाएंगी अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कि आपको आर्टिकल्स 1 to 12 पढ़ने पड़ेंगे। तो आपके ऊपर हाफिज सईद के एक्शंस एट्रीब्यूट हो जाते हैं और इंडिया का लेजिटिमेट एक्शन हो जाता है सेल्फ डिफेंस का। सो इंडिया एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस एंड एवरी कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ सेड दैट इंडिया हैड अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। नाउ डॉक्टर साहब, मैं ये आप रेजोल्यूशंस मुझे भेज दें, मैं इनको बाकायदा पढ़ के हम स्क्रीन पे डाल के आपस में बहस कर लेंगे। लेकिन सुनिए, बात यह है कि पहलगाम अटैक के बाद आप सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब पाकिस्तान वहां पे गया
आप उसमें ना टेररिज्म डलवा सके, ना आप उसके अंदर पाकिस्तान को एट्रीब्यूट कर सके। ये दोनों लफ्ज नहीं शामिल हो सके डॉक्टर साहब, और ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी। नंबर 2, मैंने आपको पूरे 2-2.5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा दिए। अभी आप सेल्फ डिफेंस काउंसिल के 2 साल के लिए टेम्पररी हम नहीं है, आपको मीटिंग बुलानी थी, हम क्यों बुलाते? हमने तो एक्शन कर दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं मीटिंग बुलाने के बाद आप सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन ले लेता। के अल्फाज नहीं डलवा सके डॉक्टर साहब, सुन लेना, आप अपनी चॉइस के वर्ड्स नहीं डलवा सके। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं कि आप 100 नहीं करोड़ दफा हाफिज सईद साहब का नाम लें, लेकिन इसके बावजूद यू हैव नो राइट टू अटैक इनसाइड पाकिस्तान। इस पे एब्सोल्युटली कोई बहस ही नहीं है। अगर आप करेंगे तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और आ जाइए आप इंटरनेशनल, मैं कह रहा हूं तो जाइए ना, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। डॉक्टर साहब, आप जिस तरफ रेफर कर रहे हैं उसको यूएस ने यूज किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। उन्होंने ये कहा था कि वी फियर कि एन एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस कि जो हमें जो है ना नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। आप कैसे बात कर रहे हैं कि जनाब आप फैसला करें? मैं फैसला कर दूं कि अजीत डोवल साहब जो हैं वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो हम ठोकते हैं अजीत डोवल साहब को इंडिया के अंदर। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास राइट है, अगर आपको लगता है कि इंडिया ने कोई वायलेशन किया तो आप ठोकिए। तो आप बिल्कुल, तो हम तो अभी बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको फितनातुल हिंदुस्तान कह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जी हम पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते हैं? आपका एनिमी मुल्क है, अब तक एनिमी बनने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका कुलभूषण यादव हमारे पास है या नहीं है? वो यहाँ पे गाने सुनाने के लिए तो आया नहीं था। आपका इंडियन नेवी का सर्विंग ऑफिसर है, हाफिज सईद तो फिर भी एक सिविलियन है ना। आपके इंडियन नेवी के सर्विंग ऑफिसर्स हमारे पास कस्टडी में है। आप क्या बात करते हैं? मेजर साहब, कुलभूषण यादव नहीं है इंडियन नेवी के सर्विंग ऑफिसर। कुलभूषण यादव को हमने कब डिसोन किया? तो मैं इसलिए आप मुझे दिखाए कहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आप जो है आपके दूसरा आपके मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजाए मौत दी थी। आप हिम्मत है तो एग्जीक्यूट कर दीजिए आप। और डॉक्टर साहब हम कर लेंगे। आप अभी यही कह रहे थे कि हिम्मत है तो हम पे अटैक कीजिए। हमने आपके 5 जहाज गिरा के आपके गोद में गिराए हैं या नहीं गिराए हैं? आपने सारे जहाज गिरा दिए, वो छोड़। मैं इसे कह रहा हूं ना, फिर आप कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के, सुने, आपने कहा कि जी हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के इलाकों के ऊपर वो किए। डॉक्टर साहब, आपने सिविलियन जगहों के ऊपर अटैक किया, आपने मस्जिदों में शहीद किया। तो सुन लें, आपने मस्जिदों में शहीद किया, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायर किया, आपने उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री स्टॉर्शिप्स के ऊपर अटैक किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जब आपके सारे जहाज गिरा के, उसके बाद आपके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चौक करके जब आपके 26 इलाकों के ऊपर अटैक किया, तो फिर आप ठंडे हो गए। फिर आप चले गए मार्को रूबियो के पास के जी जनाब। फिर उसके बाद आपके जयशंकर साहब जो है ना, वो इतने सटपटाए हुए थे कि उनसे किसी ने सवाल पूछा कि अमेरिका, उन्होंने कहा यूएस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो फिर पाकिस्तान को मैं आपसे ना बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पाकिस्तान को, और पेपर में लिख रहे थे कि भैया विक्ट्री एट ऑल फ्रंट, यही आप दोबारा से कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हम बार बार कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो गया है और ऑपरेशंस खत्म हो गए, हमने कहा हमने नहीं किया, वी डिफाइड ट्रंप। आप में है तो हिम्मत कर दीजिए आप। हम फिर कह रहे हैं, तो कहना था ना, आप अपने घर में बातें कर रहे हैं। ट्रंप को कहिए ना, मोदी साहब से कहें कि पाकिस्तान के यूथ से तो बातचीत करते हैं। मोदी साहब को बताएं, ट्रंप साहब को बताएं, वहां पे तो बड़ी बिटियां चुमियां सब कुछ लेते हैं। तो मोदी साहब, ट्रंप साहब को बताएं ना, पूरा इंडिया सवाल कर रहा है कि ट्रंप से क्यों नहीं बताते, मोदी साहब क्यों नहीं बताते ट्रंप को? ऐसे आप ले रहे हो IMF से, आप उनको जाकर के F-16 खरीद रहे हो, आप उनकी जहाजों के दम पे टिके पड़े हो, आप कह रहे हो हम जाके चुपिया ले रहे हैं। नहीं, हम तो IMF से पैसे लेते हैं जनाब, हम IMF से पैसे लेते हैं, खुले पैसे लेते हैं, और खुले से भी ज्यादा खुले पैसे लेते रहेंगे। पता है ना, यू हैव द स्टेटस ऑफ नॉन नेटो अलाई अमेरिका। हम अमेरिका के जनाब बेहतरीन दोस्त हैं, आपको पता नहीं चला? अभी आपने ये पंगा किया, आपको पता चल गया ना कि पाकिस्तान अमेरिका का कितना दोस्त है। ट्रंप साहब ने आपको कहा, अगले दिन आप कह रहे थे कि जी वो, हाँ, शर्मा साहब कह रहे थे कि जी वो हाइफेनेटेड दिखाएं। मैंने उनको छापर साहब का दिखा दिया उसी स्क्रीन के ऊपर। आप अगले दिन, तो डॉक्टर साहब, इसलिए मैं अमन की बात करने वाला आदमी हूँ। मैं ये लड़ाइयाँ, इस तरह की बातें पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद हकायक को देखें।
पाकिस्तान इंडिया से 10 टाइम्स छोटा है, लेकिन फिर आप देखें कि पाकिस्तान जीत गए यार। मेजर साहब आप ठीक है भाई, चलिए आप जीत गए। मेरे लिए ये जीतना है ही नहीं डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये जीतना है ही नहीं। मैंने आपको पहले कह दिया था कि दोनों देश हार गए, ना जीतेंगे, लेकिन दोनों देशों की जो माएँ हैं वो हार जाएंगी। लड़ा था, हम लड़ते रहेंगे आतंकवाद के। ये आप नहीं कर सकते कि आप विक्टिम को आप आतंकवाद से जरूर लड़े, लेकिन ये जो जज गवाह खुद फैसला ये ना करें। खड़े करेंगे, आप दाऊद इब्राहिम को खड़े करेंगे, हम इनको ठोकेंगे। आप या तो आतंकवाद बंद कर दीजिए और आइए फिर बात कीजिए, लेकिन आप आतंकवाद नहीं करेंगे। पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं डॉक्टर साहब यार फिर वही बातें रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कह रहे थे कश्मीरियों में आपने अभी 2,500 लोगों को बंद कर दिया या नहीं बंद कर दिया? आपने उनके घर गिरा दिए या नहीं गिरा दिए? उनका क्या कसूर है बेचारों का? आपने उनकी जिंदगी के लिए जीवन कर दी, आप बलूचों को क्यों मार रहे हो? क्यों बलूचों को मार रहे हो? उनके घर से नहीं मार रहे, वो जो लाशें तक नहीं बरामद होती है, नहीं मार रहे डॉक्टर साहब। क्यों कर रहे हो? चेक कर लें डॉक्टर साहब, चेक कर लें कि बलोचिस्तान में क्या नंबर है, कश्मीर में क्या नंबर है। इंडिया करा रहा है, बेचारी महरंग बलूच को आप आतंकवादी करो, एक महिला को आप आतंकवादी। हम सिर्फ उन लोगों को, एक बेचारी अबला नारी, उसको आप आतंकवादी कह रहे हो, उसको आप लोग घसीट करके मार रहे हो, उसके ऊपर अलकतरे फेंकवा रहे हो। कोई उसको घसीटा नहीं है, कोई उसको घसीटा नहीं है, वो उसको कोई घसीटा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को उसके साथ एतराज ये है कि वो जो है वो बाहर के पैसों में वो बाहर के पैसों में जो है मुजम्मत करने से भी कासिर है कि जो जाफर एक्सप्रेस हो जाए, कुछ हो जाए, तो हुकूमत पाकिस्तान उसकी ग्रूमिंग कर रही है, उसको ट्रेनिंग दे रही है कि बेटा बात सुनो, आप पाकिस्तान की शहरी हो, ये बाहर की इंग्लिश सुन के खामखा ऊट-पटांग ना मारो, मतलब पाकिस्तान में आपने रहना है। पाकिस्तान महरम बलूच साहिबा वो है ना, इंडिया की जासूस है, वो बेचारी जस्ट महरम बलूच साहिबा पाकिस्तान की बेटी है, बलोच बेटी है, पाकिस्तान की हुकूमत के पैसों के स्कॉलरशिप के ऊपर डॉक्टर बनी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको फुल सपोर्ट किया है। बेचारे बलूचों को आपने जो है उनकी इतना मारा है कि उनके घर से आपने उनको क्यों मार दिया था? वो बेचारे जो कौन थे यार, मरी साहब यार ड्रामा डॉक्टर साहब देखना, वो आप लोगों ने ये सारा ड्रामा मीडिया करके देख लिया ना। मुफ्ती साहब को कुरान पकड़ के उनसे बोला आपकी नीचे आ जाइए, वो बेचारे नीचे आए, आपने उनको गोलियों से उड़ा दिया है। आपने जितनी आपकी आर्मी ने जितना हिंसा किया है मेजर साहब, एक दिन आपको ये पे बैक करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये आत्माएं, ये निशंस, ये निर्दोष बेटियां, ये निर्दोष मनुष्य आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कभी आप ये सोच रहे हो कि आप गोली मार दोगे, बलोचिस्तान में तमाम बलात्कारों का नंबर पाकिस्तान की आर्मी होगी। डॉक्टर साहब बलोचिस्तान की तमाम नंबर शामिल कर लें तो वो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं है, लेकिन खाली कश्मीर में आपने 22 अप्रैल के बाद 5,000 लोगों का अरेस्ट किया हुआ है। तोड़वा दिया। एक ही आपके आते हैं पैगंबर, एक ही आते हैं, दुनिया में भीड़ से कुछ नहीं होता। 1-2 लोग हैं वो खेल करके चले जाते हैं, बाकी तो भेड़ बकरी होती है, उनकी बातें मानने लगती है। तो नंबर पे मत जाइए। नंबर का खेल हिंदुस्तान में 5%, 6% मुसलमान थे, भारत को तोड़ दिया। नंबर का खेल नहीं है, नंबर का 6% का प्रोग्राम 1 घंटा 5 मिनट का हो गया है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कमाल 9-10%। वेरी गुड। ये देख लीजिए, आप अभी देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।